नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की लोक कथा चुड़ैल की बारात की दुनिया में और गहरे उतर रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी चौथे अध्याय की, गूंगे की गवाही। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कहानी को एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ देता है। बिल्कुल। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि कैसे रोहित के कैमरे से एक अजीब तस्वीर मिली थी और गांव में लोग गायब हो रहे थे। हाँ, और उन्हीं गायब लोगों में से एक था बाबूलाल। करीब महीना भर लापता रहने के बाद वो अचानक गांव लौट आता है। लौट तो आता है, पर एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। क्या बदलाव? वो अब बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया है। गूंगा? पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। डॉक्टर वगैरह ने देखा तो कहा कि शायद किसी गहरे सदमे की वजह से ऐसा हुआ है, मतलब कोई मानसिक आघात। अच्छा, मतलब कोई भयानक हादसा देखा होगा उसने। डॉक्टरों का तो यही कहना है, पर गांव की जो पुजारी हैं उनका मानना थोड़ा अलग है। वो क्या मानते हैं? उन्हें लगता है ये सिर्फ दिमागी सदमा नहीं है। वो कहते हैं कि बाबूलाल ने यकीनन कुछ इतना भयानक देखा है कि जैसे उसकी आत्मा ही डर के मारे सुन्न पड़ गई है, शरीर में कैद हो गई है। ओह, ये तो मेडिकल शॉक से कहीं ज्यादा गहरी बात लग रही है। रूहानी खौफ, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल। और इसी खौफ की तह तक जाने के लिए पुजारी एक एक कदम उठाते हैं। क्या करते हैं वो? वो बाबूलाल को लेके गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीपल का पेड़। हाँ, अक्सर पुरानी कहानियों में इनका जिक्र आता है। पवित्र भी मानते हैं और आत्माओं से भी जोड़ते हैं। सही कहा। तो जगह का चुनाव भी मतलब कहानी के रहस्य को और बढ़ाता है। वहां ले जाकर पुजारी उसके हाथ में रोहित का कैमरा थमा देते हैं। वही कैमरा जिसमें वो तस्वीर थी। हाँ, वही कैमरा। अब वो कैमरा जैसे सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, वो उस रात की या उस घटना की सच्चाई का एक सुराग बन गया है। तो पुजारी उम्मीद कर रहे थे कि शायद कैमरे के जरिए बाबूलाल कुछ बता पाए, इशारों में, या शायद यही कि जो बात जुबान नहीं कह पा रहे, शायद वो चीज देखकर उसकी दबी हुई यादें, वो डर बाहर आ जाए। और क्या ऐसा होता है? हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे ही कैमरा बाबूलाल के हाथ में आता है, वो बुरी तरह कांपने लगता है। कांपने लगता है? हाँ, और फिर उसकी उंगली कांपते हुए कैमरे की स्क्रीन पर एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है। कौन सी तस्वीर? वही तस्वीर जिसमें वो लाल आंखों वाली औरत दिख रही थी। ओह, तो वही तस्वीर फिर से। लेकिन इस बार पुजारी और शायद बाबूलाल भी उस तस्वीर में कुछ और देखते हैं जो पहले नजर नहीं आया था। कुछ और? उसी तस्वीर में? क्या? उस औरत के ठीक पीछे एक लंबा, काला, धुंधला सा साया खड़ा है। एक साया? हाँ, और उसके बारे में जो बताया गया है वो और भी डरावना है। उस साये की आंखें सफेद बताई गई हैं। सफेद आंखें? और सबसे अजीब बात, उसकी कोई परछाई नहीं है। परछाई नहीं है? मतलब ये तो बहुत ही अजीब है। लोक कथाओं में तो बिना परछाई वाले साये या आत्माएं बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं। बिल्कुल। परछाई ना होना मतलब वो चीज इस दुनिया के नियमों से परे है। शायद इंसान नहीं, शायद कोई बुरी आत्मा से भी ज्यादा खतरनाक। तो बाबूलाल का क्या हुआ ये सब देखकर, मतलब साये को देखकर? जैसे ही उसके नजर उस साये पर पड़ी या उसने उस तस्वीर को ठीक से समझा, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। गिर पड़ा? हाँ, और फूट फूट कर रोने लगा। बोल तो सकता नहीं था, पर उसका वो रोना, वो खामोश चीखें, वही उसकी गवाही बन गई। बाप रे, मतलब बिना बोले ही उसने सब बयां कर दिया। उसका शरीर ही चीख रहा था उस खौफ को। तो पुजारी क्या समझे इससे? पुजारी का निष्कर्ष बहुत साफ था और डराने वाला भी। उन्होंने कहा, ये बारात सिर्फ चुड़ैलों की नहीं है, इनके साथ और भी कुछ है। और भी कुछ? मतलब वो साया? हाँ, मतलब कि अब ये मामला सिर्फ एक चुड़ैल का नहीं रहा, कोई और ज्यादा भयानक, ज्यादा ताकतवर शक्ति भी उसमें शामिल हो गई है। बाबूलाल की गवाही ने खतरे का एक नया लेवल सामने ला दिया है। ये तो कहानी को बिल्कुल ही पलट देता है। और मुझे लगता है कहानियां खत्म नहीं होती, है ना? स्रोत में आगे का भी कुछ जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। आगे की कहानी में गांव में एक नकाबपोश तांत्रिक के आने का जिक्र है। तांत्रिक? वो क्यों आता है? वो आकर चेतावनी देता है, कहता है कि चुड़ैल अब अकेली नहीं रही। ओहो, तो ये पुजारी की बात को ही आगे बढ़ा रहा है कि खतरा अब बढ़ गया है और शायद बदल भी गया है। सही। तो ये अध्याय गूंगे की गवाही, बाबूलाल की खामोशी के जरिए हमें एक बहुत बड़े अनदेखे खतरे से मिलवाता है। ये सोचने वाली बात है। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह जाती है। क्या कभी किसी की चुप्पी में छुपी चीख को महसूस किया है? शायद सबसे गहरे राज
और सबसे डरावने सच अक्सर इसी खामोशी में छिपे होते हैं।